तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। सबसे पहले आप सबका विनम्र शुक्रिया। 400 एपिसोड पे जो आप लोगों के सैकड़े मैसेजेस आए, उनमें और हौसला मिलेगा हमें आगे इसी तरह मेहनत से, ईमानदारी से काम करने का। आप इसी तरह जुड़े रहिए। हम इसी तरह नए किस्से कहानियाँ लेके आपकी सेवा में हाजिर होते रहेंगे। मैंने किसी को भी कल इंडिविजुअल जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं एक दो लोगों को जवाब देता तो बाकी लोगों का नाराज़ होना जाहिर था। इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से आप सबके सामने आप सबका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। एक छोटी सी अपील मैंने आपको आज बहुत महीनों के बाद कर रहा हूं। हमारे सब्सक्राइबर बेस 90,000 के करीब पहुंच गया है। आज का एपिसोड देखते हुए आप एक छोटा सा काम सब लोग करना, अपने सर्कल में एक आदमी और सब्सक्राइबर बनाना। और कोई बड़ी बात नहीं है, आपके साथ आपके कोई दोस्त बैठे हों, कोई रिश्तेदार हों, या अपने ग्रुप में दो चार लोगों को मैसेज भेज के उनको बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। या आपके एक दिन में आप बड़े आराम से हमारे 10,000 नए सब्सक्राइबर आने वाले 24 घंटे में बन सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये मेरी आप लोगों से अपील है कि एक बार एक कोशिश करके देखिए। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम 1 लाख सब्सक्राइबर का बेस हासिल कर सकते हैं। आपके ऊपर मनसर करता है आप क्या करते हैं। शुक्रिया एक बार फिर आप सबका। आज मैं किस्सा सुनाऊंगा आपको 93 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ा हुआ। बहुत संगीन मसला था, बहुत गंभीर केस था, बहुत बड़ा हादसा था, पूरे देश को हिला के रख दिया था। और उसी समय चलते हुए पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी हमारी पुलिस और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर। उस केस को सॉल्व करना, आरोपियों को पकड़ना, उनको इंसाफ दिलाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इतने बड़े हादसे के बाद। लेकिन कहते हैं कि जब बड़ा काम होता है तो उसमें गलतियां भी बड़ी होती हैं। आज मैं आपको वो किस्सा सुनाऊंगा जो एक अनसुनी कहानी है, उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। कुछ खास रिपोर्ट्स जो पीपल फॉर सिविल लिबर्टीज़, जस्टिस फॉर पीस, इस किस्म की कुछ जो NGOs थी, उन्होंने इस किस्से का जिक्र किया है, लेकिन नेट पे आपको उसका कुछ मिलता नहीं है। मैं इसलिए ये किस्सा मुझे मालूम है कि मैं इस किस्से के साथ जुड़े हुए सब किरदारों को जानता था, और कैसे एक पुलिस की छोटी सी गलती से एक परिवार के 3 लोगों को ज़िंदगी से हाथ धोने पड़े। कैसे एक शख्स ने अपने हाथों से अपनी बीवी और अपने बच्चे को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मार के मर गया। कारण ये था कि उसकी पुलिस इंटेरोगेशन बिना मतलब, बिना किसी कारण के की गई। उसको इतना डराया गया, इतना मेंटल प्रेशर उसके ऊपर आया कि उस आदमी को जीने की कोई लालसा नहीं रही और उसने खुद अपने हाथों से अपने परिवार को ख़त्म कर लिया। बड़ी दर्दनाक कहानी है। ऐसे और भी बहुत किस्से हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाला हादसा था। और मुझे लगता है कि कुछ पुलिस वालों को पूरी ज़िंदगी उनको इस बोझ के नीचे दबे रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनकी आत्मा के ऊपर इस काम का बोझ रहेगा। दे विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ये किस्सा है उस शख्स का जिसका नाम था राजेश खुराना। मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब में एक इलाका है बैंड्रा। बैंड्रा में वही इलाका के आसपास जहाँ पे समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला रहा करते थे। हनीफ कड़ावाला का वहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, तवा, टर्नर रोड के कॉर्नर पे। ये वो शख्स थे जिन्होंने संजय दत्त को
AK-56 और कुछ दूसरे हथियार सप्लाई किए थे। उनमें से हनीफ कड़ावाला को छोटा राजन के लोगों ने मार दिया था। समीर अहंगोरा को उसको इस केस में पकड़ा गया और अभी भी कुछ दिन पहले उसको दोबारा फिर पकड़ा गया है NIA की तरफ से। उसके बिल्कुल लग के नेक्स्ट रोड जो है उसको कहते हैं वाटरफील्ड रोड। वाटरफील्ड रोड पे कॉर्नर पे मोती महल एक बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, क्लासिक रेस्टोरेंट है। उसके साथ एक दूसरा पॉश रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम था स्टोमक, पेट जिसको हम बोलते हैं, विद स्टोमक। उसका मालिक बिल्डिंग का मालिक तो कोई और था, लेकिन वो रेस्टोरेंट जो किराए पे वो जगह लेके चला रहा था, उस शख्स का नाम था राजेश खुराना। कुछ लोग उसको राजकुमार खुराना के नाम से भी जानते हैं। उसी इलाके में उसका घर था जहाँ पे वो अपनी बीवी और एक छोटे से बच्चे के साथ रहता था। स्टोमक रेस्टोरेंट जो था वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, 3 फ्लोर्स पे था। माहौल कुछ ऐसा था 93 के पहले कि उन दिनों में वहाँ पे कुछ जो नामचीन बदमाश हुआ करते थे, उस इलाके के भी और बाहर के भी। वो उस इलाके में जितने रेस्टोरेंट थे उनको पैट्रनाइज किया करते थे, एक दूसरे को सब जानते थे। कोई उनमें से क्रिमिनल था, कोई ड्रग का काम करता था, कोई मर्डर बाज था, कोई छुरेबाज था, कोई इकोनॉमिक ऑफेंडर था, स्मगलर था, लैंडिंग करता था। तो इन सब लोगों का अड्डा उसी इलाकों के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में हुआ करता था। जैसे एक ज़माने में मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था, चर्च गेट पे नासिर भाई का बैरिज रेस्टोरेंट हुआ करता था। तो इस तरह से बैंड्रा में वो जो वाटरफील्ड रोड थी उस पर काफ़ी सारे अड्डे, वहाँ पे एक डिस्को भी हुआ करती थी बहुत फेमस। वो अंडरवर्ल्ड के लोगों का शाम को रंग रलियाँ मनाने का अड्डे हुआ करते थे। बिल्कुल मोती महल और स्टोमक के सामने एक बड़े कुछ उसका नाम था, वो बड़ा साहब, वो दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के कपड़े सिलाने का, टेलर का काम वहीं से होता था। तो बड़ी हैपनिंग स्ट्रीट थी वो गली जिसका नाम था वाटरफील्ड रोड। तो वहाँ पे स्टोमक में जो खास लोग बैठा करते थे उनमें से 3-4 नाम बहुत मशहूर थे। उनमें एक सबसे मशहूर नाम था फीलू खान का, जो ड्रग के धंधे में इन्वॉल्व था। दूसरा शख्स था एड़ा याकूब। ये एड़ा याकूब वही आदमी है जिसने RDX की कंसाइनमेंट को हैंडल किया था, स्टोर किया था। उसके बड़े भाई का नाम था मजीद खान, जो बैंड्रा में उसी एरिया में बिल्डर था, MK बिल्डर, जिसको भी ब्लास्ट के बाद छोटा राजन के लोगों ने मारा। आपने वो एपिसोड सुना होगा जिसमें यूसुफ बचकाना ने इनको मारने की बात कही है कि इन दोनों लोगों को, हनीफ कड़ावाला और मजीद खान को मैंने मारा था क्योंकि इन्होंने देश के खिलाफ काम किया था। तो ये वही लोग हैं। एक जो खुराना की कहानी मैं सुना रहा हूँ ये उसी पूरे घटनाक्रम से संबंधित है, जुड़ी हुई है। ब्लास्ट हो गया, RDX आ गया। अब पुलिस ढूंढ रही थी कि RDX छुपा कहाँ पे है। वो पता था एड़ा याकूब को, जो मजीद का छोटा भाई था, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो गया। उसके साथ चलते चलते जो फीलू खान था वो भी छुप छुप के रहने लगा। लेकिन तब तक उनका, उसके पहले तक स्टोमक में लगातार आना जाना, मिलना बैठना उठना होता था। और राजेश जो खुराना था उसके साथ उनकी दोस्ती थी। राजेश खुराना का जो उसने अपनी स्टेटमेंट पुलिस को दी थी माहिम पुलिस स्टेशन में, उसने कहा था कि वो नेशनल कॉलेज जो बैंड्रा में बहुत फेमस है, वही नेशनल कॉलेज जिसके सामने आपने सुना होगा जो बोरा मर्डर केस हुआ था, वहाँ से उस लड़की को उसी नेशनल कॉलेज के बाहर से गाड़ी में बैठाया गया था।
तो वो बहुत हैपनिंग प्लेस है, वो भी वही नेशनल कॉलेज है। वहाँ से अमजद खान ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और बहुत बड़े बड़े लोग उस कॉलेज से पढ़ के आगे बढ़े निकले। तो उस कॉलेज में ये सब लोग साथ में पढ़ते थे। किसी को ये नहीं पता था कि मुंबई में ब्लास्ट होगा और इनमें से किसकी क्या इन्वॉल्वमेंट होगी। अब ब्लास्ट होने के बाद जब धरपकड़ शुरू हुई तो किसी खबरी ने राकेश मारिया, जो उस समय डीसीपी थे, उनको ये खबर दी कि याकूब एड़ा याकूब है, वो और फीलू खान का भी बॉम्ब ब्लास्ट में रोल है और वो अक्सर स्टॉमक रेस्टोरेंट के पहले फ्लोर पे बैठ के उनका वहाँ बैठना, दारू पीना, खाना पीना, लोगों को मिलना उनका अड्डा है। तो खबरी के कहने पे राकेश मारिया की टीम में, जिसमें शायद संजय कदम शामिल थे, दिनेश कदम, इंस्पेक्टर, बड़े बढ़िया ऑफिसर थे सब लोग, ये लोग राजेश खुराना को उठा के लेके माहिम लेके जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की इंटेरोगेशन चल रही थी, आदमी नहीं औरतों की भी चल रही थी। तो राजेश खुराना को राकेश मारिया ने पूछा कि भाई बता दो तुम्हारे ये दोस्त कहाँ हैं। उसने कहा सर मुझे नहीं मालूम, बहुत दिनों से मिले नहीं। उसको पूछा गया कि क्या तुम्हें मालूम है कि उनका बॉम्ब ब्लास्ट में रोल है? वो बोला मुझे नहीं मालूम। और उसका ये कहना कहाँ तक सही है नहीं है ये आगे आगे आपको पता चलेगा। तो लेकिन जो पुलिस का काम होता है, बड़ी टेंशन में थे सब लोग, इतना बड़ा हादसा हो गया था, लोग गुस्से में भी थे, पब्लिक एंगर था, प्रेशर भी था केस जल्दी सॉल्व करने का। और जो आरडीएक्स इस्तेमाल किया गया था उसके अलावा जो बाकी खेप कहीं छुपा के रखी गई थी उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये डर था कि अगर उस खेप को नहीं पकड़ा गया तो कहीं और दूसरी कोई हादसा बड़ा उस आरडीएक्स से कर दिया गया तो देश का बहुत नुकसान होगा, शहर का बहुत नुकसान होगा। तो अंडर दैट प्रेशर मारिया की टीम राजेश खुराना का इंटरोगेशन शुरू करती है। मुझे याद है, मैं उन दिनों में बहुत चक्कर लगाया करता था माहिम पुलिस स्टेशन के। मुझे जो संजय दत्त की कहानी मिली थी वो भी उसी माहिम पुलिस स्टेशन से मिली थी कि उसके पास गन है। मेरे सोर्सेज भी थे, आज भी मेरे दोस्त हैं सब लोग जो उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे। तो इस आदमी को 2-4 थप्पड़ मारे गए और इसको वहाँ पे बैठा लिया गया। 3-4 दिन तक उसको वहाँ पे रखा गया फॉर क्वेश्चनिंग एंड इंटरोगेशन। इसको कम मारा गया जो मैंने तहकीकात की, लेकिन इसके सामने जिन लोगों को मारा जाता था, जो 3rd डिग्री 4th डिग्री जो टॉर्चर किया जाता था, उन लोगों का जो लोग बताने से इनकार कर रहे थे कि बाकी के जो मिसिंग हथियार और आरडीएक्स है वो कहाँ छुपा के रखा हुआ है। जिन लोगों की उस समय, जिस समय खुराना माहिम पुलिस स्टेशन के इंटरोगेशन कमरे में था, उसी कमरे में जिन लोगों की और इंटरोगेशन हो रही थी उसमें मजीद खान भी था, उसकी बीवी भी थी, उसकी शायद माँ या और कोई घर के रिश्तेदार भी थे। इसी तरह और बहुत से लोगों के रिश्तेदार जो भागे हुए थे, भगौड़ा थे, पुलिस को मिल नहीं रहे थे, उन सब की इंटरोगेशन भी हो रही थी। अब इसमें आप सबको मालूम है कि पुलिस का इंटरोगेशन करने का क्या तरीका होता है। अब 10-12 दिन से वो लोग कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। उसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो उनको पता नहीं था, वो सच बोल रहे थे, या इतना हार्ड कोर थे कि हम मर जाएंगे लेकिन बताएंगे नहीं। तो जब ये इंटरोगेशन मुंबई पुलिस की चल रही थी उसी समय हमारी दूसरी एजेंसीज के जो इन्वेस्टिगेटर थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। रोज़ की रोज़ वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उनको दिल्ली होम मिनिस्ट्री को लेटेस्ट फीडबैक देना पड़ता था। तो उन लोगों ने, रॉ के लोगों ने, आईबी के लोगों ने, सीबीआई के लोगों ने मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स को कहा कि देखिए ये 10-12 दिन से इन लोगों की इतनी ज़बरदस्त मार पिटाई करने के बाद भी, इनको जलील करने के बाद भी, इनको 3rd डिग्री करने के बाद भी अगर इन लोगों से कुछ नहीं निकल रहा तो आपको लाइन ऑफ इंटरोगेशन चेंज करनी चाहिए। अब इंटरोगेशन करना
जो लोकल पुलिस उसका काम होता है। तो जब ये बातें चल ही रही थी तो जब रीथिंक किया मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स ने कि नया तरीका क्या अपनाया जाए ताकि वो मिसिंग हथियार और आरटीएक्स ढूंढने के लिए कैसे लोगों का मुंह खुलवाया जाए या कैसे वो खबर प्राप्त की जाए जिसके बेस पे वो सामान पकड़ा जा सके। अब देखिए, ना तो फिलू खान मिल रहा है, ना जो उसका जोड़ीदार एड़ा याकूब मिल रहा है। अब पुलिस को इतनी जानकारी तो पक्की थी कि एड़ा याकूब का बहुत बड़ा रोल आरडीएक्स में है, क्लू नहीं मिल रहा था। उस चक्कर में वो लोगों की मार पटाई हो रही थी और ये सब मंजर उस शख्स ने अपनी आंखों से देखा जिसका नाम राजेश खुराना था। अब उस आदमी ने बार बार बोला कि सर मुझे कुछ नहीं पता, अगर पता होता तो मैं इतनी मार खा के आपको बता देता। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, हार्डकोर क्रिमिनल नहीं हूँ। कॉलेज के दौरान इन लोगों से मुलाकात हुई, वो मेरे रेस्टोरेंट में आते थे, खाते पीते थे, पैसे देते थे, बिल भरते थे। इसके अलावा ज़्यादा मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन आपको मालूम है पुलिस के जब हर तरह के प्रेशर से काम करते हुए ज़्यादतियाँ कई बार हो भी जाती हैं और आदमी जाए तो कहाँ जाए। 4-5 दिन के बाद उस शख्स को छोड़ा जाता है, ये कह के अभी आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई खबर कहीं से मिलती है या हमें बाद में कुछ ऐसा कोई एविडेंस मिली कि तुम्हारा इस केस के साथ कोई लेना देना था तो तुम्हारी खैर नहीं। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वार्निंग दे के उस आदमी को टेम्परेरीली घर भेज दिया जाता है जब उसकी अपनी हालत बहुत ख़राब थी, चलने बराबर चला नहीं जाता था, बराबर बात नहीं कर सकता था। वो शख्स बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचता है। घर आके उस आदमी ने क्या सोचा पता नहीं, उसके दिल में क्या गुजरी, कैसे वो उसका माइंड जो था वो इस तरफ लगा कि शाम को अपने घर में बैठे उस आदमी ने शराब पीनी शुरू की। उसकी वाइफ ने, उसके बच्चे ने भी रोका कि आप इतनी शराब क्यों पी रहे हो, कोई बात नहीं, पुलिस का काम होता है, आपका कोई कसूर नहीं है, तो ये इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपने कुछ ख़ास दोस्तों से बात भी की, जो उसके कज़न्स वगैरह, उसके रिश्तेदार। यार मैं परेशान हो गया इस ज़िंदगी से, बिना मतलब मुझे इतनी मार खानी पड़ी, लेना देना कुछ नहीं और ये हालत मेरी की है, और कल को अगर कुछ बात कहीं को निकल आई तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। वो वहाँ पे माहिम पुलिस स्टेशन में वो टॉर्चर औरतों का और दूसरे लोगों का देख के आया था। वो डर उसके दिमाग में बैठ गया। अचानक उसने अपनी बीवी और बच्चे को आके चलो कहीं घूम के आते हैं, उनको गाड़ी में बिठाता है पीछे वाली सीट पे, आप गाड़ी चलाता है, थोड़ी दूर जाके एक थोड़ी सुनसान जगह पे अपना रिवॉल्वर निकालता है, अपनी बीवी को गोली मारता है, अपने बच्चे को गोली मार देता है गाड़ी में बैठे हुए। उसके बाद अपने आप को गोली मार के उसी कार में अपना खात्मा कर लेता है। तो एड़ा याकूब जिसको पुलिस ढूंढ रही थी आरडीएक्स के चक्कर में, वो तो नहीं मिला, लेकिन उसको जानने वाला वो शख्स जो एक अपना रेस्टोरेंट चला रहा था, उसके पूरे परिवार का खात्मा हो गया। ये किस्सा मुझे इसलिए याद आया कि 2 दिन पहले जब आपको मैं वो लंडा हरीके का किस्सा सुना रहा था, जो एक छोटा सा एक गांव का एक छोटे से तहसील का बदमाश था, कोई गैंगस्टर नहीं था। उस आदमी को पुलिस ने बार बार पकड़ के, बार बार उसको अरेस्ट करके, केस बना के उस आदमी को इतना तंग किया कि उस आदमी को 2 लोगों का मर्डर करना पड़ा, और आखिर एक दिन अपनी जान बचाने के लिए 14 लाख रुपया उसी पुलिस वालों को दे के वो अपना पासपोर्ट की क्लियरेंस करवा के कनाडा चला जाता है। तो जब मैं वो किस्सा सुना रहा था आपको, तो ये खुराना का किस्सा मुझे याद आया, क्योंकि मैं खुराना को बहुत अच्छी तरह जानता था। उस इलाके में मेरा बहुत आना जाना होता था। मोती महल का मालिक भी पंजाबी था, वो भी जानता था।
हनीफ कड़ावाला के रेस्टोरेंट पे तब भी बहुत बार गए। उसके साथ पोपली एंड सन्स का बहुत बड़ा एक सोने का शोरूम था, उसके मालिक मेरे मित्र हुआ करते थे। और उसके बिल्कुल साथ अक्रॉस द रोड हिमालय फिल्म का ऑफिस हुआ करता था, चेतन आनंद साहब का। तो वहाँ पे आना जाना रहता था। तो मेरे लिए उसके बिल्कुल साथ में जुड़ के बांद्रा क्राइम ब्रांच थी, तो वहाँ पे जाके खबरें लेने जाना क्राइम ब्रांच में, साथ उसके बांद्रा पुलिस स्टेशन। तो बड़ा हैपनिंग एरिया था पूरा ऑल अराउंड। आज भी जब मैं कभी उस एरिए से निकलता हूँ, स्टॉमिक रेस्टोरेंट आज भी है, कुछ और लोग चला रहे हैं, तो मुझे वहाँ पे उस परिवार की, हंसते खेलते परिवार की वो याद आती है जो बिना वजह, बिना किसी कारण इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। हमारे इंटरोगेशन सिस्टम में, टॉर्चर सिस्टम में, या कुछ ओवर रिएक्शन से, या कुछ क्या करूँ गर्म दिमाग से कुछ काम हो जाते हैं, लेकिन उससे कई बार बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है जो नहीं जानी चाहिए। आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।